अडानी की पोर्ट में वर्ल्ड के लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्या इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। सालों तक फोन पे और गूगल पे ने मिलकर यूपीआई पर लगभग पूरा कंट्रोल बनाकर रखा था, लेकिन अब क्या ये मार्केट फाइनली इनकी डुओपोली से बाहर निकल रहा है और गवर्नमेंट अपने कैपिटल रिसीट्स का टारगेट अचीव करने के लिए नेक्स्ट कौन से पीएसयूज में ऑफर फॉर सेल कर सकती है। और एंड में होगी आज की ट्रेंडिंग न्यूज। एक प्राइवेट ऑयल कंपनी ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता कर दिया, लेकिन आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने प्राइसेस को हाथ तक नहीं लगाया। बट क्यों? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम उन न्यूज को डिकोड करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। अगर आप हर सुबह ऐसे डेटा बैक्ड स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहली स्टोरी से, जो कि आपकी रिक्वेस्ट पे है। इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में एक हिस्टोरिक डील हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी यानी एमएससी ग्रुप अब अडानी के केरला में लोकेटेड विलियम पोर्ट में 49% स्टेक खरीदने जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्टोरी नहीं है। इस डील का असली सिग्निफिकेंस इंडिया के इकोनॉमी पे है। बट उसके पहले डील को समझते हैं। एमएससी ग्रुप का टर्मिनल ऑपरेटिंग आर्म यानी कि टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यानी टिल विलियम एयरपोर्ट में 49% स्टेक एक्वायर करेगा और इसके लिए लगभग $1.4 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। इससे पोर्ट की एंटरप्राइज वैल्यू लगभग $2.85 बिलियन होगी। इंडिया के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। बट दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ने इंडिया के इसी पोर्ट को क्यों चुना? इसका जवाब विलियम के लोकेशन और डिजाइन में छिपा हुआ है। यह पोर्ट इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स दूर है, जहां से यूरोप, पर्शियन गल्फ और ईस्ट एशिया के बीच का बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। हिस्टोरिकली प्रॉब्लम यह थी कि इंडिया के पास कोई ऐसा मेजर पोर्ट नहीं था। आज दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स को सेफली डॉक करने के लिए 16 से 20 मीटर या उससे ज्यादा वाटर डेप्थ चाहिए होती है। इंडिया के कई ट्रेडिशनल पोर्ट्स नेचुरली इतने डीप नहीं थे, इसीलिए ये मेगा शिप्स सीधा इंडिया आने के बजाय कोलंबो या फिर सिंगापुर जाते थे। वहां कार्गो को अनलोड किया जाता था और फिर छोटे फीडर शिप्स उस कार्गो को इंडिया लेकर आते थे। इस प्रोसेस को ट्रांसशिपमेंट कहते हैं और इसी वजह से इंडिया का काफी इंटरनेशनल कार्गो टेक्निकली इंडिया का होते हुए भी फॉरेन पोर्ट्स के थ्रू ट्रैवल करता था। विलियम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये इंडिया का पहला डीप ड्राफ्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसके पास नेचुरली 20 मीटर से भी ज्यादा डेप्थ है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर वेसल्स यहां पर डॉक कर सकते हैं। दिसंबर 2024 में ऑपरेशंस शुरू करने के बाद अभी पोर्ट की एनुअल कैपेसिटी 1.6 मिलियन टीईयूज है। टीईयू यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, जो कि कंटेनर शिपिंग का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। और एक्सपेंशन के बाद दिसंबर 2028 तक कैपेसिटी 3.5 टाइम्स बढ़कर 5.7 मिलियन टीईयूज हो जाएगी। बट पोर्ट के लिए इससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट ये एमएससी पार्टनरशिप ही है। एमएससी दुनिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है और उसका टर्मिनल आर्म टिल जब विलियम में शेयर होल्डर भी बन रहा है तो नेचुरली उसके ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क से कार्गो वॉल्यूम्स इंडिया की तरफ डाइवर्ट होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। प्लस ये इन्वेस्टमेंट इस बात का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री अब इंडिया को एक पोटेंशियल ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब की तरह देखना शुरू कर रही है। आपके हिसाब से अडानी का नेक्स्ट बिग ग्रोथ ड्राइवर पोर्ट्स हैं या फिर एयरपोर्ट्स? टेल मी इन द कमेंट्स। पोर्ट्स में कंसंट्रेशन कम करने की बात हो रही है और इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसा ही ट्रेंड अब यूपीआई इकोसिस्टम में भी दिखाई दे रहा है। दूसरी स्टोरी में एनपीसीआई के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से मई में फोन पे और गूगल पे का कंबाइंड यूपीआई मार्केट शेयर 79% पर आ गया है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पिछले कई सालों में पहली बार दोनों का कंबाइंड शेयर 80% के नीचे आया है। लेकिन इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि फोन पे या गूगल पे के यूजर्स कम हो रहे हैं। यूपीआई का ओवरऑल मार्केट खुद बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मई में यूपीआई ट्रांजैक्शंस लगभग 24% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2.32 करोड़ ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गए, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 29.9 लाख करोड़ रुपीस रही। बट इस ग्रोथ में नए यूपीआई एप्स अग्रेसिवली मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। नावी, फ्लिपकार्ट बैक्ड सुपर डॉट मनी, फैम पे, व्हाट्सएप पे और कुछ नए फिनटेक प्लेयर्स कैशबैक ऑफर्स और टारगेटेड स्ट्रैटेजीज के थ्रू नए यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ कंपनीज जेनजी यूजर्स पर फोकस कर रही हैं, कुछ रिवॉर्ड सीकिंग कस्टमर्स को टारगेट कर रही हैं और कुछ क्रेडिट ऑन यूपीआई जैसे स्पेसिफिक यूज केसेस को बिल्ड कर रही हैं। इसी वजह से मार्केट शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। फोन पे का शेयर पिछले साल का 46.5% से हल्का सा गिरकर 46.3 पर आ गया है, जबकि गूगल पे का शेयर 36.1% से गिरकर 32.7% हो गया।
दूसरी तरफ पेटीएम का शेयर 6.8% से बढ़कर 7.9% हो गया। नावी का मार्केट शेयर 2 साल पहले सिर्फ 0.2% था, जो अब बढ़कर 3.6% तक पहुंच गया है। सुपर डॉट मनी भी एक साल में 1.1% से बढ़कर 1.8% तक पहुंच चुका है और फैम पे ने भी अपनी प्रेजेंस ग्रेजुअली इंप्रूव की है। यानी मार्केट लीडर्स अभी भी अपने यूजर्स और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन नए प्लेयर्स उससे भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट का एक रेगुलेटरी एंगल भी है। एनपीसीआई ने नवंबर 2020 में यह प्रपोज किया था कि किसी भी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप का मार्केट शेयर 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि मार्केट में ओवर कॉन्सेंट्रेशन ना हो। लेकिन इस रूल का इंप्लीमेंटेशन कई बार पोस्टपोन हो चुका है और अब लेटेस्ट डेडलाइन दिसंबर 31 तक एक्सटेंड कर दी गई है। फिलहाल फोन पे अब भी क्लियर मार्केट लीडर है और गूगल पे दूसरे नंबर पर बना हुआ है, लेकिन पहली बार मार्केट शेयर में ऐसे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं कि यूपीआई इकोसिस्टम धीरे धीरे ज्यादा कंपेटिटिव हो रहा है। कैशबैक लेड कस्टमर एक्विजिशन, नीश यूजर सेगमेंट्स और नए फिनटेक एंट्रेंट्स मिलकर इस डुओपोली को चैलेंज करना शुरू कर चुके हैं, जो कि पिछले कई सालों से लगभग अनटचेबल लग रहा था। आप अभी किस यूपीआई ऐप का सबसे ज्यादा यूज करते हैं और क्या आप स्विच करने के लिए रेडी हैं? कंपटीशन और मार्केट शेयर की अगर बात हो रही है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन कंपनीज की जहां पर गवर्नमेंट खुद अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर सकती है। अगर आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये लास्ट स्टोरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। FY27 में सरकार को अपने कैपिटल रिसीट्स का टारगेट अचीव करना है और इसी वजह से अगला ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS किस पीएसयू में आ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। जब गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचकर पैसे रेज करना चाहती है, तब वो ऑफर फॉर सेल का रूट को यूज करती है। FY26 में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन से कैपिटल रेज करने का टारगेट रिवाइज करके 33,840 करोड़ रुपीस किया था। लेकिन FY27 में जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से फिस्कल पोजीशन पर प्रेशर बढ़ा और अब कैपिटल रिसीट्स का टारगेट बढ़कर 80,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। इसीलिए इन्वेस्टर्स अब उन पीएसयू कंपनीज पर नजर रख रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग अभी भी काफी ज्यादा है। ऐसी कंपनीज में फ्यूचर में OFS आने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा मानी जा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम LIC का है। गवर्नमेंट अभी भी LIC में लगभग 96.5% स्टेक होल्ड करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट करीब 2% स्टेक बेचकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। लेकिन मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के हिसाब से इवेंचुअली गवर्नमेंट को अपना स्टेक 75% तक करना होगा। IRFC में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2% स्टेक का OFS अनाउंस कर दिया है, जिसका फ्लोर प्राइस 91 रुपीस पर शेयर रखा गया है। इस सेल से लगभग 2200 करोड़ रुपए रेज होने की उम्मीद है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस लिस्ट में प्रोमिनेंटली नजर आते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में गवर्नमेंट की होल्डिंग लगभग 92.4% है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अराउंड 81.2%, यूको बैंक में करीब 90.9% और पंजाब एंड सिंध बैंक में तो होल्डिंग और भी ज्यादा लगभग 93.8% है। इन सब में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए गवर्नमेंट को फ्यूचर में और भी स्टेक डाइल्यूट करना पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर में मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स और इंश्योरेंस सेक्टर में GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी भी OFS के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। अब कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑलरेडी रेगुलेटरी लिमिट के अंदर है, लेकिन फिर भी फ्यूचर मोनेटाइजेशन के लिए उन्हें कंसिडर किया जा सकता है। BHEL, HAL, इरकॉन, इन सारी कंपनीज में पब्लिक शेयर होल्डिंग का इशू नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को हाई क्वालिटी लिस्टेड एसेट्स मोनेटाइज करने की जरूरत पड़ती है तो फ्यूचर में इनका भी नाम सामने आ सकता है। फिलहाल इनमें से ज्यादातर कंपनीज के लिए कोई ऑफिशियल OFS अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये सिर्फ उन कंपनीज की लिस्ट है जहां पर गवर्नमेंट की हाई शेयर होल्डिंग और डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखते हुए फ्यूचर OFS की पॉसिबिलिटी रिलेटिवली स्ट्रांग मानी जा रही है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेक सेल किस PSU में देखने को मिल सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब ट्रेंडिंग न्यूज में बात करते हैं उस चीज की जिसके प्राइसेस पर हर इंडियन की नजर होती है, पेट्रोल एंड डीजल। नयारा एनर्जी ने अपने नेशन वाइड नेटवर्क पर पेट्रोल के प्राइसेस 5 रुपए पर लीटर और डीजल के प्राइसेस 3 रुपए पर लीटर घटा दिए हैं, बिकमिंग द फर्स्ट फ्यूल रिटेलर इन मोर देन 2 years टू अनाउंस अ प्राइस कट। ट्रिगर था ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट, जो कि वेस्ट एशिया टेंशंस कम होने के बाद देखने को मिली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अब तक कोई भी प्राइस कट अनाउंस नहीं किया है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि पिछले कुछ महीनों में जब क्रूड प्राइसेस स्पाइक हुए थे, PSU ऑयल कंपनीज ने पॉलिटिकल और इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से रिटेल प्राइसेस को अग्रेसिवली नहीं बढ़ाया था और कुछ लॉसेस अब्सॉर्ब किए गए थे। अब वो पहले मार्जिन्स को रिकवर करना चाहेंगे बिफोर पासिंग ऑन लोअर क्रूड प्राइसेस टू कंज्यूमर्स। दूसरी तरफ नयारा जैसे प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट शेयर भी काफी छोटा है और उनके पास कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस को अग्रेसिवली यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। क्या आप इस स्टोरी को डिटेल में जानना चाहते हैं? इफ यस, देन कमेंट में लिखिए पेट्रोल। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.